पाठशाला की अब अगली क्लास। कांग्रेस ने जिसका मजाक उड़ाया, मोदी की उसी योजना ने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गरीबों के लिए पीएम मोदी की वो योजना जिससे देश के 47 साल बच गए। जरा चैप्टर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे बड़े फैसले लिए, ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई जो फैसले आज तक कोई नहीं कर पाया। बॉस, आप नरेंद्र मोदी को गाली दे सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, उनको नापसंद कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, उनको कैसे नकारिएगा? वो फैसले जिन्होंने देश की तस्वीर बदल दी है, उनको आप कैसे नकारिएगा? और वे कोई ऐसे फैसले नहीं थे जिसका इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने मजाक ना उड़ाया। नरेंद्र मोदी की कोई भी स्कीम हो, कांग्रेस इसे फ्लॉप ही बता देती, लेकिन जो काम ये लोग कभी कर नहीं पाए, वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। और ऐसा करके दिखाया कि आज सबका मुंह बंद है। जैसे गरीबों के लिए जन धन योजना का मजाक उड़ाया था कांग्रेस ने, उसे फ्लॉप योजना बताया था विपक्ष ने, जबकि आज जन धन योजना को 10 साल पूरे हो गए और यह सफलता की नई कहानी लिख रही है। इसी तरह से पीएम मोदी ने शौचालय बनाए तो मजाक बनाया गया कि अब सरकार का यही काम रह गया है। मोदी सरकार की विदेश नीति का मजाक बनाया गया कि जबकि पीएम मोदी की विदेश नीति की चर्चा दुनिया में हो रही है। मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया तो मजाक बनाया कि गब्बर सिंह टैक्स है। आज जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर है। डिजिटल पेमेंट यूपीआई का मजाक बनाया गया। कांग्रेस ने कहा गांव देहात में बिना इंटरनेट कैसे पेमेंट होगा। आज यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन अब दूसरे देशों के साथ भी समझौता करके वहां पे भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये सारी योजनाएं गेम चेंजर साबित हुई हैं इस देश के लिए, और इन योजनाओं का असर आज पूरे देश में दिखता है। लेकिन जब इन योजनाओं को शुरू किया गया तब को याद कीजिए बॉस, कैसे कांग्रेस ने मजाक बनाया था। एक बार उसको देखिए कि क्या कहा गया था, फिर इन योजनाओं ने कैसे कमाल बनाया, कैसे रिकॉर्ड बनाया। आज उसके बारे में क्यों बता रहा हूं, सब बताऊं। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. Everywhere. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? Geo. What kind of a false picture that you're present? यह दिक्कत थी कांग्रेस के नेताओं की, जो वो 60 साल में राज करके नरेंद्र मोदी का विजन था कि नहीं ये करना है और इसको कैसे करना है, ये मेरा प्लान है, मैं करके दिखा दूंगा। ये लोग नरेंद्र मोदी को हतोत्साहित करने, रोकने, इसके लिए उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मोदी रुकने वालों में से। अगर पीएम मोदी की सबसे सफल और क्रांतिकारी योजना की बात की जाए तो वो जनधन योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में उन्होंने लॉन्च किया था और इस योजना का लक्ष्य था देश के गरीबों और वंचितों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। जनधन योजना में अकाउंट नहीं खोले गए थे, बैंक अकाउंट, और वो अपने इस लक्ष्य में पूरी तरह से सफल हुई योजना है। ना सिर्फ सफल हुई, बल्कि इस जनधन योजना जिसका मजाक उड़ाया था विपक्ष ने, ये अकाउंट खोल दिए, पैसा तो है ये नहीं है, क्या होगा। बॉस, उसी जनधन योजना ने नए रिकॉर्ड बनाए। जनधन योजना को 10 साल पूरे हो गए। 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। 53 करोड़, जो पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा है। पूरे यूरोप में जितने लोग नहीं हैं उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में बैंक अकाउंट खुलवाए। इन बैंक खातों में 2,31,000 करोड़ रुपए जमा हुए। जो लोग पूछते थे कि पैसा तो है ये नहीं है, अकाउंट खोल के क्या होगा, 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे जमा हुए हैं। जनधन योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यह है नरेंद्र मोदी का विजन और यह है विपक्ष का मजाक उड़ाने का, जो उनका अपना हथकंडा और तरीका रहा है, उसका धराशायी हो। यह जनधन योजना की कामयाबी का छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने। आपको यह भी बताऊंगा कि जनधन योजना का कितना गहरा इंपैक्ट देश पे पड़ा है।
जनधन योजना का कांग्रेस ने जमकर मजाक बनाया था, लेकिन इसकी कामयाबी के बाद अब कांग्रेस नेताओं के सुर बदल रहे हैं। साल 2018 में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जनधन योजना को जुमला बताया था। चिदम्बरम ने कहा था कि जनधन खातों का इस्तेमाल नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने के लिए किया गया। आज जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर पी चिदम्बरम योजना की कामयाबी पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय मोदी सरकार को देने से अभी भी वो बच रहे हैं। अब भाई साहब कह रहे हैं, चिदम्बरम भाई साहब, कि मोदी सरकार ऐसा दिखा रही है कि जैसे कि ये योजना उसी की देन है, जबकि इसकी नींव पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन ने रखी थी। उनकी बनाई योजना का नाम मोदी सरकार ने अगस्त 2014 में बदलकर जनधन योजना कर दिया। हालांकि ये खुशी की बात है कि इस योजना में 53 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। मतलब जब गाली देना है तो मोदी गाली खाएंगे, तारीफ करना है तो मोदी मुंह से नहीं निकल पाता कि अरे ये तो पहले से हो रहा था। अरे जब पहले ही कर दिए थे, 60 साल राज करके कर ही दिए होते, तो ये 53 करोड़ अकाउंट खोलने की जरूरत ही क्या पड़ती। इसी तरह से एक और कांग्रेस नेता हैं, राज बब्बर, जो पीएम जनधन योजना की तारीफ कर चुके हैं। साल 2022 में जनधन योजना के 8 साल पूरे होने पर राज बब्बर ने इसकी तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया था कि पीएम जनधन योजना ने 8 साल पूरे कर लिए, लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी दखल के पहुंचाए। यह क्रांति है। आधे से ज्यादा अकाउंट महिलाओं के हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे बेहतर तरीके से जमीन पर उतारा। पीएम मोदी ने देश के गरीबों और वंचितों के लिए जैम के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। अब ये जेएम क्या है भाई? जेएम का मतलब है ये जो सड़क पे जाम लगता है वो वाला जाम नहीं है बॉस, ये है जेएम। ये क्या जैम है? जो आप जैम खाते हैं वो भी जैम नहीं है। जे से है जनधन योजना, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों के बैंक अकाउंट खुले। ए से क्या है भाई? ए से है आधार, कि लोगों को आधार से जोड़ा जाए। और तीसरा है मोबाइल, यानी इन तीनों को अगर आप जोड़ दीजिए, पीएम मोदी ने जनधन खातों को आधार से जोड़ा, खाता धारकों के मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक कर दिए, और इसकी मदद से गरीबों को डायरेक्ट लाभ देने में जो लूप होल थे वो खत्म हो गए। मतलब ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, और जो बीच में छेद था वो भर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ, जैम का असर क्या हुआ? वयस्कों में फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट, FIR इसको कहिए। अब FIR वो पुलिस वाला मतलब समझ लीजिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट कह रहा हूं। ये 2018 में 25% पे था, जो 2024 में बढ़कर 80% पे पहुंच गया। मतलब जो लोगों का जुड़ाव हुआ वो बढ़कर 80% पहुंच गया। देश भर में कितने वयस्कों के बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं सीधे मिल रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट से मापा जाता है। जैम की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन रेट इतनी तेजी से बढ़ा नहीं तो 80% तक पहुंचने में 47 साल लगते। यानी जैम की वजह से ये जो जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो तीनों जोड़ दिए गए नरेंद्र मोदी सरकार के बाद, इसकी वजह से देश के 47 साल बच गए। 47 इयर्स नरेंद्र मोदी ने बचाए इस देश के। आपको जैम के पूरे इंपैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि जनधन योजना का असर कितने लार्ज स्केल पर हुआ है, कैसे देश के कोने कोने में गरीबों के बैंक खाते खोले गए, और खास तौर पर महिलाओं को कैसे इसका लाभ मिला है। जनधन योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। इसमें से 57% यानी 57%, 30 करोड़ बैंक खाते महिलाओं के, जो रूस की आबादी का 2 गुना है। जनधन योजना के 35 करोड़ लाभार्थी ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाके के। बैंक खातों में औसत डिपॉजिट रकम 2015 में 1279 रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 3761 रुपए हो गए। 2015-16 में 53% महिलाओं का सेविंग अकाउंट था। 2021 तक 79% महिलाओं के सेविंग अकाउंट्स खुल गए। यानी जनधन खातों की वजह से महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता मिली, और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाई। जनधन योजना की वजह से कोविड महामारी के दौरान गरीबों को मदद मिल पाई। अगर जनधन योजना से लोगों के बैंक खाते न खुले होते तो कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचता, आप सोचिए भाई। कोविड लॉकडाउन के 10 दिन के अंदर 20 करोड़ महिलाओं के जनधन बैंक खातों में 3 महीने तक 500 रुपए डाले गए। 24 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 के बीच 16 करोड़ जनधन धारकों को 36,600 करोड़ रुपए की सहायता दी। सब बंद पड़ा था,
कहां से जाके देते आप महिलाओं को पैसा, कैसे चलता घर? लेकिन एक आदमी जो दूर की सोच रहा है, उसको किसी तरह से नीचे खींचने पर ये लोग पड़े हुए। इसी तरह से पीएम मोदी ने पेंशन सुधारों पर भी ध्यान दिया और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए। देश में पेंशन को लेकर लंबे समय से राजनीति हो रही। अभी तक देश में 2 पेंशन योजनाएं चल रही हैं, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई क्योंकि नरेंद्र मोदी को हराना था। पुरानी पेंशन योजना को राजनीतिक हथियार की तरह इंडी गठबंधन ने इस्तेमाल किया, जिससे सरकारों पर वित्तीय बोझ बहुत बढ़ जाता, जबकि एनपीएस में जो पेंशन मिलती है वो बाजार पर निर्भर करती है। ऐसा रॉकेट बना हुआ है शेयर बाजार की एनपीएस में फायदा भी हो रहा है। पेंशन को और पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दी, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अगले साल से लागू हो जाएगा। अब आपको बताता हूं कि तीनों पेंशन योजनाओं में अंतर क्या है। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए, एनपीएस सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए। ओपीएस में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती, एनपीएस में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए से 10% कट जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की आधी रकम पेंशन मिलती है बेसिक, और एनपीएस शेयर मार्केट बेस्ड, भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। ओपीएस में एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर मिलती है, एनपीएस में निश्चित रकम मिलने की गारंटी नहीं। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलता है, नई पेंशन स्कीम में यह व्यवस्था नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की मृत्यु पर जीवन साथी को पेंशन मिलती है, नई योजना में पूरी पेंशन राशि कर्मचारी के नॉमिनी को एक साथ मिल जाती है। नई पेंशन योजना में कोई निश्चित पेंशन नहीं मिलने का प्रावधान है और इसी का विरोध लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू कर दी, जिसमें ओपीएस और एनपीएस की खूबियों को मिला दिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दोनों पेंशन योजनाओं की जो अच्छी चीजें हैं उसे मिला दिया गया है। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी, लेकिन इसके लिए 25 साल की नौकरी कम से कम होनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी 10 साल नौकरी करता है तो उसकी भले बेसिक सैलरी 20,000 ना हो, फिर भी उसे 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। यूपीएस में पेंशन के साथ डीए या महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। यूपीएस में पेंशन कोष को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इंडिविजुअल पेंशन फंड में बेसिक सैलरी प्लस डीए की 10% रकम जमा होगी। इस फंड में इतनी ही रकम सरकार की तरफ से भी जाएगी। गारंटी रिजर्व फंड में बेसिक सैलरी प्लस डीए की 8.5% रकम सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। कर्मचारी की तरफ से इसमें कोई भी रकम जमा नहीं की जाएगी, यानी सरकार अपनी तरफ से 18.5% रकम जमा करेगी। पीएम मोदी के विजन का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। अब जैसे ये पेंशन हो गया, भाई पेंशन आज लोगों को लग रहा है कि अरे नहीं, हमको ओपीएस सूट करता, हम तो वही लेंगे। अच्छा, तुम दे रहे हो, हम तुमको सरकार में ला देंगे। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी ने जनधन के समय 10 साल बाद क्या जरूरत है देश की वो समझ के किया था, वो आज भी जो कर रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी एनपीएस हटा दे, ओपीएस कर दे। नरेंद्र मोदी और कितने साल प्राइम मिनिस्टर रहे? जब देश को इसका असल भुगतान करना पड़ेगा और लोग बाप बाप करेंगे, उस वक्त शायद ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वो देश का सोच के कर रहे हैं। और जब पब्लिक नहीं समझी कि भाई देश के लिए इतना करना जरूरी है, तो फिर ओपीएस एनपीएस मिला के यूपीएस ले आए। पीएम मोदी के विजन का एक और उदाहरण दिखाता हूं आपको। साल 2016 में मोदी सरकार ने यूपीआई की शुरुआत की, जिसने देश में डिजिटल पेमेंट की सूरत बदल दी। यूपीआई की चर्चा दुनिया भर में होती है। यूपीआई की तरह ही अब यूएलआई शुरू किया जा रहा है, यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसमें लोन या कर्ज लेना बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये यूएलआई क्या है भाई? पिछले 1 साल से यूएलआई के पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यूएलआई अलग अलग सोर्सेज से जानकारी जुटाएगा। केवाईसी, लैंड रिकॉर्ड, पैन और अकाउंट की जानकारी कम समय में जुटा लेगा। इससे लोन अप्लाई करने वालों को बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूएलआई प्लेटफॉर्म पर ही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन लेने की योग्यता चेक हो जाएगी। यूएलआई के जरिए फटाफट लोन मिलेगा, जिसका फायदा किसानों और एमएसएमई को होगा। यूएलआई से इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप पर भी लगाम लगेगी, जो आसान लोन के नाम पर लोगों को फंसाते हैं। तो जो लोग बहुत खुश हैं कि अरे 240 सीट आई, मोदी को कमजोर कर दिया, उनसे कोई पूछे कि मोदी ने 10 साल में जो ये मजबूती देश को दी है, उसका क्या बॉस? खैर,
पाठशाला में अब अगली क्लास। यूपी में बच्चों के शिकारी भेड़ियों को पकड़ने के लिए सीएम योगी ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है? ऐसी तस्वीर आ गई कि पकड़े जाएंगे क्या आदमखोर भेड़िए? खतरनाक आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत क्या हाथी का गोबर करेगा? यह सवाल क्यों उठ रहा है? अब इसका जवाब।